नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है पोल साइंस का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत एंड यूनियन गवर्नमेंट। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर आए हैं और एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश में हम ये क्लास रखते हैं। ये आपका सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है और छोटी क्लासों में आपने खूब इसको पढ़ा है। तो यदि आप इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो और एग्जाम से पहले जस्ट एक बार और देख लोगे, तो मेरे ख्याल से आपका ये पेपर बहुत अच्छे से हो सकेगा, कवर कर लेगा एकदम मार्क्स वगैरह। चलिए शुरुआत करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। संविधान सभा का गठन भारत का संविधान बनाने के लिए किया गया था। Its main purpose was to frame a democratic structure, ensure fundamental rights, and provide a framework for governance suitable for Indian society. इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लोकतांत्रिक ढांचा तैयार करना था, मौलिक अधिकार सुनिश्चित करके भारतीय समाज के अनुरूप शासन का ढांचा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दी 9 दिसंबर 1946। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1939 को 1946 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, दैट वाज 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ही लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वे बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। द प्रियम्बल सर्व्स एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की भूमिका के रूप में कार्य करती है। It reflects the ideals, objectives, and guiding principles such as justice, liberty, equality, and fraternity. यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों, उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को दर्शाती है। यानी प्रस्तावना को, यानी प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा जाता है। What are the key वर्ड्स यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मुख्य शब्द प्रयोग हुए हैं। द की वर्ड्स इन द प्रियम्बल आर सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों की बात करें तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आदि शब्द मुख्य तौर पर प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइडियल्स वर एडेड इन द प्रियम्बल टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से आदर्श जोड़े गए थे। द 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976 एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है। और इस संविधान संशोधन के तहत भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, मेंशन टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की तो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संविधान की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का होना और कठोरता और लचीलेपन का एक बेहतरीन मिश्रण का होना, ये इसकी खूबसूरती है, दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, वो वाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों माना जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथी बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स डिटेल्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, includes governance provisions and provides for diversity in India's social,
कल्चरल एंड रीजनल एस्पेक्ट्स। भारतीय संविधान लंबा है क्योंकि इसमें विभिन्न स्रोतों से प्रावधान लिए गए हैं। शासन से संबंधित नियम विस्तृत विस्तृत नियम शामिल है और भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक व क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखकर इसे गढ़ा गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की संघीय विशेषता से क्या तात्पर्य है? फेडरल फीचर मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। संघीय विशेषता का अर्थ होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होना। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स थ्री लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। भारतीय संविधान में तीन सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। होता क्या है कि दोस्तों, सरकार दो तरीके की होती है, सिस्टम दो तरीके का होता है। एक तो होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल। यूनिटरी में एक ही गवर्नमेंट होती है और फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है। इसका मतलब इंडिया कैसा है? फेडरल कंट्री है, लेकिन फेडरल भी पूरा नहीं है, क्वासी फेडरल है। कैसे? इसमें यूनिटरी की झलक भी आपको मिलती है। यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप होती है, इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब इसमें यूनिटरी की फीचर्स भी दिखते हैं। और साथ ही में इमरजेंसी के टाइम जो स्टेट वाली पावर्स है वो किसको ट्रांसफर हो जाती है? सेंटर को ट्रांसफर हो जाती है। तो उस टाइम ये यूनिटरी की तरह दिखता है। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए बनाया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अब कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। तो इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्टें बनाई हुई है: यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं उन पे कानून कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट वाली लिस्ट पे कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। और जो कॉन्करेंट है उस पे बनाएगी दोनों गवर्नमेंट। और यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलेगा उसमें। तो ये इसमें व्यवस्था है, इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण क्यों कहा जाता है? सम प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इजीली लाइक ऑर्डिनरी लॉज। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान साधारण कानूनों की तरह आसानी से संशोधित हो सकते हैं, वाइल अदर्स रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोसीजर, जबकि कुछ के लिए विशेष प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। दिस मेक्स इट बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। और इसीलिए इसे ये व्यवस्था इसे कठोर और लचीलेपन दोनों का क्या बताती है? मिश्रण के तौर पे पेश करती है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की संरचना और भूमिका पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड फिलोसॉफी ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व और दर्शन समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द 42 अमेंडमेंट इन रिलेशन टू द प्रियम्बल। प्रस्तावना के संदर्भ में 42वें संविधान संशोधन का महत्व स्पष्ट करो। क्रिटिकली एग्जामाइन वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। आलोचनात्मक रूप से स्पष्ट करो कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा जाता है। तो ये थे फर्स्ट यूनिट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स। अर्थात मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सभी नागरिकों को दिए गए बुनियादी और मौलिक अधिकार है। दे एंश्योर इक्वलिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार क्या है? शामिल है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। आफ्टर द 44th अमेंडमेंट 6 फंडामेंटल राइट्स रिमेन। 44वें संविधान संशोधन के बाद केवल 6 मौलिक अधिकार शेष रह गए हैं। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ए लीगल राइट। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। समानता के अधिकार का महत्व क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। द राइट टू इक्वलिटी एंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ।
प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, भेदभाव के लिए मनाही और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है। इट अपहोल्ड्स सोशल जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी, ये समाज में सामाजिक न्याय और निष्पक्षता को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार के अधिकार से क्या तात्पर्य है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज सिटीजन्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू रिट्स। संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की क्या देता है, अनुमति देता है। इस तरीके के क्वेश्चन आप थोड़े से 2-3 बार देख लेना जरूर, छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पहला नेक्स्ट है, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। DPSPs are guidelines given to the state for ensuring social and economic justice. नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु दिए गए दिशा निर्देश है। दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स बट एम टू क्रिएट ए वेलफेयर स्टेट, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है परंतु कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य जरूर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन 2 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए। द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देना, ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या है। फंडामेंटल duties are moral obligations of citizens to respect the constitution, uphold sovereignty, promote harmony and safeguard public property। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व है जिसमें संविधान का सम्मान करना, संप्रभुता की रक्षा करना, सद्भावना को बढ़ाना और सामाजिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट इन द 1976 ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सवरन सिंह कमेटी, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सवरन सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेटर द 86th अमेंडमेंट इन 2002 एडेड वन मोर ड्यूटी मेकिंग द टोटल 11, बाद में 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिससे कुल संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स एंड प्रोवाइड इंडिविजुअल फ्रीडम, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं और वो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नेंस फोकसिंग ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं होते हैं बल्कि शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर केंद्रित होते हैं। यानी मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व ऐसे नहीं होते हैं। नीति निर्देशक तत्व गवर्नमेंट्स के लिए एक गाइडलाइंस का काम करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद सुटेबल एग्जांपल्स, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। डिस्कस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, संविधान उपचार के अधिकार और उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एग्जामाइन देयर सिग्निफिकेंस, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके महत्व की परीक्षा कीजिए। अच्छा है, परीक्षा क्या कीजिए, आलोचना कीजिए या महत्व बताइए, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड देयर रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समझाइए और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता
बताइए। ये आएगा क्वेश्चन इस तरीके का डेफिनेटली। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फंडामेंटल राइट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना और विरोधाभास को बताओ या विरोधाभास को समझाओ। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन है, वो इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारतीय संघीय न्याय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारत में के राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं या प्रमुख है। इंपॉर्टेंट लगा लो इस लाइन को। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाइल द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वे संवैधानिक प्रमुख जरूर है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्ट्रोलिक कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर बट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन वे असीमित बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। और अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की 2 महत्वपूर्ण शक्तियां बताइए। द प्रेसिडेंट हैज लेजिस्लेटिव पावर टू समन एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट, यानी संसद को बुलाने और भंग करने की विधायी शक्ति होती है। एग्जीक्यूटिव पावर टू अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड द एनी अदर की ऑफिशियल्स। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की कार्यकारी शक्ति भी राष्ट्रपति में होती है, यानी कि संसद को बुलाने का और भंग करने का भी अधिकार है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य जो प्रमुख अधिकारी है उनकी नियुक्ति का भी कार्यकारी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला है, वो इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है या कार्यपालिका प्रमुख कौन है, कार्यपालिका अधिकारी कौन है? तो ये The real executive authority in India is the Prime Minister and the Council of Minister. The President acts according to their advice. भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति उनकी सलाह पर कार्य करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर देखा जाए एक्चुअल में पावरफुल प्रधानमंत्री होता है। हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जनरली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन इन द लोकसभा इज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, यानी कि जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और फिर पीएम की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख, मंत्रिपरिषद के नेता और राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच की क्या होते हैं? कड़ी का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या कहता है? इंपॉर्टेंट, कैसे है इंपॉर्टेंट समझते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इफ द लोकसभा पासेज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, द एंटायर काउंसिल मस्ट रिजाइन। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। दैट्स वाई ये क्या होते हैं? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रक्चर्ड। मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है, कैसी होती है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स,
लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियों से मिलकर बनी होती है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, जिनका नेतृत्व कौन करता है? पीएम साहब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? आएगा एग्जाम में, छपने वाला ये क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट while the prime minister is the real executive head। राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करता है। दैट मीन्स जो मंत्रिपरिषद चाहता है वही क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। अगली बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? डिस्क्राइब द इलेक्शन प्रोसेस, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, शक्तियां और कार्यों का वर्णन करो। डिस्कस द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज ही ए नॉमिनल हेड और रियल एग्जीक्यूटिव। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति पर चर्चा करो, क्या वे नामात्र के प्रमुख है या वास्तविक कार्यपालिका? अगर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पावर्स एंड रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की शक्तियों और भूमिकाओं को स्पष्ट करो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर? एक्सप्लेन। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या है? स्पष्ट करो। यदि मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आए तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली फंसने वाले हैं। अगला है, क्रिटिकली एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा करो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट और फोर्थ यूनिट पे, जिसमें हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया? भारत में संघीय विधानमंडल से आपका क्या आशय है? द यूनियन लेजिस्लेचर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत का संघीय विधानमंडल संसद कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होती है। यानी कि संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि जनप्रतिनिधित्व सभा होती है। और राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों की परिषद होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? यानी कि आप चुनते हो ना एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ, वो एमएलए होता है ना, लेजिस्लेचर ही होता है क्या? आई थिंक मैं गलत बता रहा हूँ, एक बार देखिएगा इसको। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ आर मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? मेंबर ऑफ द लोकसभा आर directly elected by the people of India through universal adult franchises on the basis of the one person one vote। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को एक वोट डालने का क्या होता है? अधिकार होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552 members, including representatives of state, union territories and nominated Anglo-Indian members till 2020। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 सदस्य हैं, जिसमें राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नामित एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि 2022 तक होते थे, उनको शामिल करके हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मतलब ये क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है, जो मेंबर्स है तो ये एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? द राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम 250 मेंबर्स ऑफ विच 238 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 सदस्य है, जिसमें 238 निर्वाचित है और 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या है? नामित सदस्य हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर्स? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बट द हाउस कैन बी डिजोल्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे पहले भी क्या करता है? डिजोल्व कर सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना है? क्योंकि अपनी जबान पे कितना रटा हुआ है, 5 साल, बट राज्यसभा का कितना होता है? 6 साल। राज्यसभा सदस्यों का 6 साल के लिए चुने जाते हैं, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर, मेकिंग इट ए परमानेंट बॉडी। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे ये एक स्थायी सदन बन जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि संसद में कौन सा भाग, यानी कौन सा सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से स्थायी सदन कौन सा है? तो स्थायी सदन कौन सा है दोस्तों? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। वो इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? द स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर सदन के सभापति होते हैं। ही कंडक्ट्स प्रोसीडिंग्स, मेंटेन्स ऑर्डर एंड एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। वे कार्यवाही का संचालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। वो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड प्रेसिडाइज ओवर इट्स मीटिंग। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और उसकी बैठकों में अध्यक्षता करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो कौन होता है? जो भी उस टाइम अपने उपराष्ट्रपति होते हैं, उस पद पे जो रहते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। अगला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा इज द लोअर हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल विद मोर पावर्स ओवर मनी बिल्स। लोकसभा निचला सदन है जिसे सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और धन विधेयकों पर अधिक अधिकार रखता है। राज्यसभा इज द अपर हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड विद लिमिटेड पावर्स इन फाइनेंशियल मैटर्स। राज्यसभा उच्च सदन है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है और वित्तीय मामलों में सीमित अधिकार रखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, आएगा। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द कंपोजिशंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की संरचना, शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना और शक्तियों का वर्णन करो। डिस्कस द रोल, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा इन द टर्म्स ऑफ पावर्स एंड फंक्शन। शक्तियों और कार्यों के आधार के संदर्भ पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर स्पष्ट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्युएट द रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। भारतीय संसद की लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए कि संसद लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ करती है, उसका मूल्यांकन करो। दोस्तों, ये थी अपनी पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर सेमेस्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, यही है कि इस सेमेस्टर में आपने जैसे तैसे करके क्लासेस सारी देख ली है, एग्जाम भी आपकी हो गई है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि टच में रहो। और आप पहले ही हमें थोड़ा सा, चाहो तो व्हाट्सएप पे बता दो या चाहो तो आप कमेंट करके यहाँ बता दो। आप अगर प्रायरली हमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज कर दोगे, आपके पेपर कौन सा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम टाइमली आपके लिए वो क्लास लेकर आ जाएंगे। अभी क्या कि शॉर्ट टाइम में सारी क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाती है, कुछ टाइम की बाउंडेशन है, कुछ और भी काम रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो मैं ही चाहूँगा कि आप टच में रहे और हमें प्रायरली इन्फॉर्म करें, ताकि हम आपके लिए वन शॉट भी लेके आए, यूनिट वाइज क्लास भी लाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए, उस हिसाब से आपके लिए लाए, तो आपका भी ईजी हो जाएगा एग्जाम के लिए और हमारे लिए भी भागम भाग वाला काम नहीं होगा। तो यही है आपके लिए। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और कोई भी अपडेट आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप करियर एजुनिस्ट के साथ बने रहिए। हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे ऑन टाइम। और हमारी ओर से आपको एग्जाम के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।